हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि जो आपके यूपीएसआई और एएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम मॉक टेस्ट रेगुलर लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, अभी कल ही हम पहला मॉक टेस्ट लेकर के आए थे जिसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि रेगुलर मतलब कि 40 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लाए जाए। ये प्रैक्टिस सेट ही है, एक्चुअली प्रैक्टिस सेट ही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो है पूरी हिंदी, संपूर्ण हिंदी, इसी में हम क्या करें मिक्स करके आते रहेंगे क्वेश्चन और उनको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, जिससे आपका बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करने वाले हैं। आज दूसरा मॉक टेस्ट है और देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं पहला वाला तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। और अगर संपूर्ण हिंदी बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। ठीक, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। ठीक है, उस पर आप जाकर के विधिवत अच्छे तरीके से हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से, वहाँ जाकर के आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द क्या है गलत है। कौन सा विलोम शब्द ये गलत है उसको बताना। महान का क्षुद्र, धनवान का अकिंचन, मूक का वाचाल और उद्धत का सौरभ्य। दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि उद्धत का सौरभ्य नहीं होता है, उद्धत का क्या होता है विनीत। दोस्तों, क्या विनीत होता है। तो ये आपके लिए सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है, देखिए महान क्षुद्र हो जाता है। अकिंचन क्या होता है जो बहुत ही ज्यादा कंजूस हो। दोस्तों, ठीक है, तो वो चीजें होती है। अकिंचन मतलब क्या होता है जिसके पास किंचा भी ना हो, मतलब कि ये गरीब का पर्यायवाची होता है। मूक का क्या होता है एकदम म्यूट टाइप का, जैसे आप टीवी देखते तो है ना, तो वो चीज मूक मतलब क्या एकदम गूंगा टाइप का, और वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। सहृदय, शाह, सभय या फिर सदय। दोस्तों, तो निर्दय का हो जाएगा सदय। दोस्तों, ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची सही है। देखिए लक्ष्मी का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए अगर हम ए ऑप्शन में जाते हैं तो हमें तुरंत पता चलता है कि सुता भैया पुत्री का होता है, बेटी का होता है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरे में आते बाला, बाला भी पुत्री का। दोस्तों, अब हम चौथे में जाते हैं, यहाँ भी सुता मिल गया, तो मतलब ये तीन ऑप्शन तो आप हटा ही दीजिए, इसमें कोई आपकी संभावनाएं नहीं बन रही हैं। तो हम सी ऑप्शन का साथ सीधा चले जाएंगे। बिल्कुल सही भी है, कमला, इंदिरा, श्री और रमा। दोस्तों, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या होंगे बिल्कुल सही है। दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, अब देखिए एक था ये आपका उपसर्ग संबंधित था क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है दोस्तों, तो इसे हम हटा देते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको लास्ट में दे देंगे इसके लिए, इसके मतलब कि कह सकते हैं ना, इसके रिप्लेस में हम एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछ लेंगे, उसे आप बता के टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं, कौन सा शब्द है दोस्तों जो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुषमा, सुंदरता, शोभा और रमणी। दोस्तों, तो आपको पता है कि सुषमा भी होता है सौंदर्य को, ठीक है, शोभा भी बोलते हैं और सुंदरता भी बोलते हैं, मगर रमणी नहीं बोलते। तो रमणी होता क्या दोस्तों, तो रमणी में इसका होता है दोस्तों सुंदर स्त्री को बोलते हैं। रमणी किसका, स्त्री का पर्यायवाची, सुंदर स्त्री को हम रमणी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करिए। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तरंगिणी, ठीक है, तटनी, सरिता, ये हमें तीनों के तीनों लग रहे हैं ये नदी के पर्यायवाची हैं और बिल्कुल है दोस्तों। मगर तरणी में इसका होता है दोस्तों, देखिए तरणी में इसका होता है दोस्तों नाव होता है ना, और तरणी में इसका होता है सूर्य। तरणी, तनुजा, तमाल आपने सुना होगा, तो तरणी में इसका होता है सूर्य और तरणी में इसका होता है नाव। दोस्तों, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, ये आपके नदी का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ठीक है, अब देखते हैं पलंग का तत्सम रूप क्या होगा। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, यानी पलंग का संस्कृत वाला रूप क्या होगा, प्लवंग होगा या परमंग होगा या पलंग होगा या फिर दोस्तों पर्यंक होगा। ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का होता है पर्यंक हो जाता है। क्या, पर्यंक हो जाता है। और आपको बता दो दोस्तों कि पिछली अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करते हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। देखिए ये क्या होता है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, फिर देखिए स्पेस है, के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए थे। तो स्वागत के फिर यहाँ पे क्या भरना है, के दोनों ओर, तो किसके दोनों ओर दोस्तों वो आपको भरना है। तो ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, वीथी है, वीची है, वाणी है, विधा है। तो किसके दोनों ओर दोस्तों, तो वीथी हो जाएगा या वीची हो जाएगा या फिर वाणी हो जाएगा या फिर विधा हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन अगर आपने चुन लिया है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विधि मतलब क्या होता है दोस्तों, कतार। तो प्रधानमंत्री के, तो यहाँ पे देखिए कतार हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होता है, कतार। अब देखिए यहाँ पे हम कतार भर के देखते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए विधि के दोनों ओर, तो विधि हो जाएगा यहाँ पर, विधि मतलब क्या था, कतार दोस्तों। तो विधि के दोनों ओर खड़े हुए छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य क्या होता है। देखिए अंत्यज है, अंडज नहीं है, कहीं आप सोच लो कि अंडे से पैदा होने वाला, ठीक है, तो ये चीज आप गलत कर रहे हैं। देखिए इसका हो जाएगा, पहला है ऑप्शन की अंडे से पैदा होने वाला, तो अंडज होता है, जैसे पक्षी को बोलते दोस्तों अंडज, ठीक, क्योंकि वो अंडे से पैदा होता है, ये भी आपको बिल्कुल पता होगा, इसमें कोई बताने वाली बात भी नहीं है। किसी के अंतर से उत्पन्न, किसी के अंतर से उत्पन्न बिल्कुल गलत होगा। अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, ये भी बिल्कुल ही गलत है। देखिए सही क्या होगा आपका, कि तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले, देखिए जो निम्न जाति में जन्म लेते हैं, निचले वर्ग में जन्म लेते हैं दोस्तों, उनको अंत्यज बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अंडज नहीं बोला है, अंत्यज बोला है। ठीक है, देखिए स्वेदज क्या होता है, यहीं पे याद रखेंगे, स्वेदज क्या होता है, जो पसीने से उत्पन्न होता है, स्वेदज। स्वेद मीन्स क्या होता है, पसीना, और जा मीन्स जन्म लेने वाला, जो स्वेद से जन्म ले, पसीने से जन्म ले, उसको हम स्वेदज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अनिश्चित जीविका के लिए, जो अनिश्चित समय के लिए जो जीविका हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार या फिर आकाश वृत्ति दोस्तों। ये लगभग बहुत से लोगों को गलत होगा क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, क्या हो जाएगा, आकाश वृत्ति दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन शायद ही किसी का सही हुआ हो, ठीक, अगर आपका सही तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब देखिए 11 नंबर का कथन है और तर्क है बताना है। देखिए कथन का कहता है कि आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य का गहरा प्रभाव है। क्या, जो आधुनिक हिंदी दोस्तों, इस पे कह रहा है कि पश्चिम के साहित्य का ज्यादा प्रभाव है दोस्तों। और तर्क क्या कहता है कि हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य हिंदी चिंतन से प्रभावित नहीं है दोस्तों। तो आपको पता क्या है दोस्तों कि हाँ बिल्कुल सही है कि आधुनिक हिंदी की आलोचना पर दोस्तों पश्चिमी के साहित्य का भी बहुत गहरा प्रभाव है, बिल्कुल सही है। मगर ये हमारा आर नंबर गलत लग रहा है। ठीक है, आर नंबर क्या गलत है, तो हमारा ए सही है परंतु क्या है, आर गलत है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन की तरफ हम चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा भी जाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे, क्या तत्काल रचना कर दे, वो क्या होता है दोस्तों, आशु कवि होता है। ठीक है, आशु कवि। महाकवि क्या होता है, महान है जो कवि दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप समझ सकते हैं, कवि तो ये सब जान सकते हैं। ठीक, मगर जो तुरंत रचना कर दे दोस्तों, वो क्या होता है, आशु कवि कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है दोस्तों। क्या, एक पुल्लिंग है। देखिए इकारांत शब्द ज्यादातर दिखते कैसे हैं दोस्तों, आपको स्त्रीलिंग की तरह दिखेंगे। ठीक, स्त्रीलिंग होते ही ज्यादातर इकारांत, मगर कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, क्या कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों, जैसे दही और पानी। देखिए दही खट्टा होता है और पानी पिया जाता है। आप बोल के देखिएगा, अगर सही सेंटेंस आप बना ले जाते हैं तो आपसे कभी भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले क्वेश्चन तो कभी गलत होंगे ही नहीं, 110%। तो पानी क्या है, पानी पिया जाता ना कि पी जाती है। ठीक है, तो पानी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए दही भी पुल्लिंग है मगर है इकारांत शब्द। ठीक, इकारांत क्या होता है ये समझ लीजिएगा। देखिए जहां कहीं भी लास्ट में बड़े ई की मात्रा लगेगा, देखिए बड़े ई की मात्रा में अंत हो रहा है, इसीलिए इनको इकारांत बोलते हैं, या फिर ई से ही अंत हो जाए। देखिए ये आकारांत क्या होता है, ये पूछ लेते, तो आकारांत में बड़े आ से कोई इंद होगा, जैसे रामा हो गया। ठीक, अकारांत का होगा जिसमें छोटे आ से अंत होगा दोस्तों, जैसे राम हो गया। उकारांत का होगा दोस्तों, तो जैसे मान लिया कि क्या बाजारू कह देगा। ठीक है, बाजारू, तो देखिए बाजारू बड़े ऊ से हो रहा तो ऊकारांत हो जाएगा, मतलब जिस शब्द से उसका अंत होगा, जिस मात्रा से उसका अंत होगा उसके साथ में उकारांत, उसमें कारांत लगा के वही शब्द बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयन कीजिए। उज्जवल बिल्कुल सही लिखा है, कवित्री बिल्कुल सही, श्रद्धा बिल्कुल सही लिखा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या श्रृंगार का गलत सही लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा। क्या बिल्कुल गलत लिखा, श्रृंगार कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आधा श्रेय होता, क्या आधा श्रेय होगा, तो ये आपका श्रृंगार सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये नहीं लगेगा। ठीक, तो ये आपका आधा होना चाहिए दोस्तों, तो ये आपका ऐसे होगा श्रृंगार। ठीक है, तो ये आप श्रृंगार ये सही होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। देखिए यहां पर क्या होता है, किसी चीज को दोहरित कर जाता है, मतलब उसको दोहरा दिया जाता है, तो वहां पे कोई चीज अनावश्यक शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए इसका हम देखते हैं, श्याम जल से पौधा सींच रहा है, इसका सही वाक्य क्या होगा, तो इसको देखते हैं।
देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो ये देखते हैं। श्याम पौधे को जल से सींच रहा तो बिल्कुल गलत है, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। देखिए अब देखिए सींचा किससे आएगा, जल से सींचा आएगा पौधे को, तो हम जल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। पौधों का जल से सींचना श्याम तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए जल से सींच रहा है पौधे को श्याम तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए श्याम पौधे सींच रहा है, अब देखिए सींचना तो जल से ही जाएगा ना भाई, पौधे को सींचोगे जल से सींचोगे ना, तो इसमें जल बताने की जरूरत। इससे कह दिया गया कि राम रविवार के दिन घर आएगा, तो भैया आपको पता है रविवार क्या है, दिन ही तो है, तो उसके लिए हम दिन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, राम रविवार को आएगा। ठीक, तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा। कोई चीज होती मतलब उनकी हम पुनरावृत्ति नहीं करते। जैसे कह दिया गया वह प्रातः काल के समय उठता है, तो या तो प्रातः काल कह लीजिए या तो समय कह लीजिए, मतलब कि प्रातः काल एक समय ही तो है दोस्तों। तो इस तरह की चीजों को हम दुरुक्त नहीं करते हैं, वहां पे आप गलत कर बैठते हैं। ठीक, तो उसे समझ लीजिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए, मतलब शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह उदंडनीय है, क्या वह उदंडनीय है दोस्तों। ठीक है, और अगला हमारा है, अगला ऑप्शन क्या है, वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने योग्य है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, आपके यूपीएसआई में पूछा गया, तो वह दंड देने योग्य है। चलिए अगला है, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो दोस्तों, उसमें कौन सा समास होता है। तो हमने बहुत बार बताया दोस्तों कि देखिए पहला शब्द अगर संख्यावाची होगा तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। देखिए द्विगु अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें खुद ही आपको समझ में आ रहा कि द्विगु, तो द्वि खुद ही बता रहा, द्वि मतलब क्या, संख्या है, तो इस तरह से याद कर लेंगे। पहला शब्द संख्यावाचक किसमें होगा, द्विगु में। ठीक है, अब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे कह देगा तिराहा, चौराहा, है ना, चौमंजिल, तो इस तरह चीजें क्या होंगी जहां पे पहला शब्द संख्यावाचक होगा। देखिए द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व हम जब लिखते हैं दोस्तों तो द्वंद्व इसी तरह से लिखते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों पद क्या है, बराबर दिख रहे हैं हमें, तो इसमें दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। ठीक, कर्मधारय में विशेष विशेषण का संबंध होता है, में उपमान का संबंध होता है अगर अंतिम पद प्रधान होता है, और अव्यय भाव देखिए आ से स्टार्ट होता है, और हम जब भी कुछ अल्फाबेट शुरू करते हैं तो आ से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे इसका क्या होगा, पहला पद प्रधान होगा अव्यय भाव का दोस्तों। और बहुब्री का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बाकी सब हमने बता दी। एक एक चीज आप रट लेंगे समास में, और समास अगर देखिए इसी तरह से अगर आप विधिवत तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, उसका हम लिंक नीचे जरूर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने अभी बता दिया, पहले बता दिया कि जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो वो कौन सा समास होता, तो हमने बता दिया अभी अभी क्या, कर्मधारय होता। कर्मधारय में विशेषण विशेष से या फिर उपमेय उपमान का भी संबंध होता दोस्तों, तो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, नीलकमल, ठीक है, महान कवि, है ना, महाकवि, तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों, आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों, उससे क्या बोलते हैं। अब देखिए विसर्ग के साथ में कोई भी चीज मिलेगा दोस्तों तो वो विसर्ग संधि ही होगा, आपको पता होगा। जैसे मनः धन रथ, क्या मनः धन रथ, आप समझिएगा मनः धन रथ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, विसर्ग के साथ में व्यंजन मिल रहा है, इसीलिए मनोरथ हो जाएगा दोस्तों। तो यही क्या है हमारा विसर्ग संधि दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, परोपकार शब्द का सही संधि विग्रह क्या होगा दोस्तों, सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो परोपकार क्या होगा दोस्तों, परधन उपकार या फिर पराधन उपकार दोस्तों, या फिर अगला आपका क्या है, परोपकार या फिर परधन उपकार। तो आपको बता दोस्तों, परधन उपकार, परोपकार, आ उ मिलके ओ हो गया, तो कौन सी संधि हो गई दोस्तों, इसको आपको बताना, तो गुण संधि। ठीक है, चलिए अगला है, मनोधन, मनाधन रमा। अब देखिए ये विसर्ग संधि है दोस्तों, आपको पता है कहीं भी अगर दोस्तों आपको विसर्ग लगा मिल जाए तो वो विसर्ग संधि ही होगा, और कहीं भी अगर आपको दोस्तों हलंत लगा मिल जाए तो वो व्यंजन संधि होगा। जैसे मान लो समधन सार लगा मिल गया, सम लगा, हलंत लगा मिल गया, तो आप बता देना व्यंजन संधि दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है, मनाधन रमा क्या हो जाएगा दोस्तों, मनोरमा। क्या यहाँ विसर्ग जो होता ओ में टूट जाएगा तो मनोरमा हो जाएगा, और ये कौन सा होगा दोस्तों, व्यंजन विसर्ग संधि होगा। ठीक, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है। वृद्धि संधि, देखिए हमने वृद्धि संधि पहचानने की ट्रिक भी बताई थी, अब हम तो भैया तुरंत देखते बता देंगे कि ये यहाँ पर औ की मात्रा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा महाधन औसत दोस्तों, महोसद दोस्तों, महाधन औसत महोसद हो जाएगा दोस्तों। यही क्या है आपकी वृद्धि संधि। देखिए दो मात्राएं लगी हैं, देखिए रजनी प्लस, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखिए
रजनीधन ईस, रजनीधन ईस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रजनीधन ईस, देखिए समान स्वर मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, देखिए यहाँ पर ई मिलके बड़ी ई कर, यतिधन इंद्र दोस्तों, तो यहाँ पे सेम स्वर मिल रहा है तो ये सेम संधि हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, शोधधन आरती, तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, हमारा यही हो जाएगा क्या, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला है सब्ज बाग दिखाना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है यूपीएसआई सुपर टेट में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या था, लालच देना, क्या, प्रलोभन देना। अब देखिए यहाँ पर लोग देखेंगे कि भैया बाग को घूमने जाना इसी तरह लिख रहा, तो ये सही कर देंगे। भैया आपको बताते हैं कि मुहावरे जिस तरह से दिखते हैं वो उससे संबंधित बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपसे कह दिया कि सींग काट के बछड़ों मिलाना, तो बछड़ा सींग ऐसे सेंटेंस कहीं मिले तो उनको तो पहले आप काट दीजिएगा। ठीक है, तो उनके बाद वाले ऑप्शन पर आप जा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या, सब्ज बाग दिखाना, देखिए बाग तो आएगा नहीं, सब्जी और साग तो आएगा नहीं। ठीक है, मुहावरे का मतलब ये होता है कि उससे संबंधित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए भयभीत करना तो होगा नहीं, प्रलोभन देना मतलब लालच देना, बहलाना फुसलाना, कुछ भी समझ सकते हैं, लालच देना, बहलाना फुसलाना, प्रलोभन देना। तो सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या, प्रलोभन देना। ठीक है, चलिए अगला है कि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है। तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों, तो रूप गोस्वामी जी हैं। क्या, रूप गोस्वामी दोस्तों। ठीक है, चलिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा और सरल भी है कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, यह संघर्ष बराबरी वाले पक्षों में होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपको पहले आइडिया लग गया होगा कि शत्रुता जो होती है दोस्तों एक साइड से नहीं हो सकती है, दोनों पक्षों का उसमें इन्वॉल्व होना अति आवश्यक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा शब्द क्या होगा, अचल मतलब जो चले ना, आ मतलब चल मिस चलना, और आ मिस जो चले ना भैया, बिल्कुल ना चले, उसका मतलब क्या होता है, अचल मतलब। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चलायमान बिल्कुल गलत होगा, या अस्वीर है ना, गतिमान तो बिल्कुल से, निश्चल हो जाएगा, जो चले ही ना निश्चल हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित विभूति का अनेकार्थी शब्द होगा। विभूति का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होंगे, बहुतायत, ऐश्वर्य, युक्ति, या फिर दिव्य शक्ति सलाह। क्या, दिव्य शक्ति सलाह मेरे दोस्तों, और या फिर महिमामय पुरुष, या फिर ताक और या वृद्धि दिव्य शक्ति दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला है अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा। तो अंगीठी का तत्सम शब्द कौन सा होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही क्या होगा दोस्तों, अग्निष्ठिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्निष्ठिका दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, और कहा तो धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो ना जाए। दोस्तों इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा, अगर आप सोच रहे होंगे दोस्तों, तो इस देखिए आप समझिएगा, अतिशयोक्ति या फिर प्रतिवस्तुपमा या फिर अर्थान्यास या फिर विरोधाभास दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां पर किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, कोई चीज ऐसा लगे भैया ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, मगर फिर भी किया जाए। और आपको बता दें, अगर अतिशयोक्त में इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि लोगों को हंसी आ जाए, तो वो अतियुक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है, अतियुक्ति अलंकार। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अतिशयोक्त में क्या होता है, भाई बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि हाँ बिल्कुल बढ़ा चढ़ा देगा। अगर जहाँ पे बढ़ाने चढ़ाने के मामले इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा, इतनी ज़्यादा आपकी बढ़ाई कर दिया कि हंसी आ जाए लोगों को, है ना, तो वो क्या होगा, अतियुक्ति हो जाएगा। ठीक, विरोधाभास का होता है किसी चीज़ का विरोध करना, जैसे भर लाऊं सीपी में सागर प्री अब मेरी हार विजय। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों। तो ये आपके लिए काफी मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चन देखिए सबके ज्यादातर गलत ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए त्यागपत्र, सेवा सदन, महिला आंचल, आधा गांव। ठीक है, तो इनमें बता दें कि ये, चलिए और ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो आप बताइएगा, वैसे ये क्वेश्चन शायद ही आपका सही हो। ठीक है, सेवा सदन, चलिए इसको हम ही बता देते दोस्तों कि इसका सही ऑप्शन का हो जाएगा, तो 30 का हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। अब देखिए आपको बताना है, देखिए आपको बताना है कि देखिए सेवा सदन प्रेमचंद का, त्यागपत्र जैनैन का, महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये जो हमने बोला था एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे, तो आधा गांव किसकी रचना है, तो आधा गांव किसकी रचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए अगला देखते हैं, ऊंटों का जा रहा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं आपके यूपीएसआई में। तो ऊंटों का क्या जाता है, कारवां बोलते हैं, काफिला बोलते हैं, जत्था बोलते हैं, या फिर बेड़ा बोलते हैं। तो बेड़ा बोलते हैं, काफिला, जत्था या फिर कारवां दोस्तों। तो क्या जा रहा है ऊंटों का दोस्तों, इस पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऊंटों का दोस्तों क्या लिखते हैं,
हैं काफिला जाता है, कारवां नहीं होता है दोस्तों, जत्था नहीं होता, बेड़ा नहीं होता, तो कारवां हो जाएगा, ठीक, काफिला हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, घनाक्षरी छंद है दोस्तों, हमने पढ़ाया छंद के बारे में, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया दोस्तों। तो घनाक्षरी कौन सा छंद है इसके बारे में आपको विधिवत अच्छे से बताना है। तो क्या है दोस्तों, ये वर्णिक छंद होता है। देखिए वर्णिक नहीं होता कोई चीज, वर्णिक होता है। आपको बता दें, अगर कोई चीज वर्ण प्लस इक जुड़ेगा दोस्तों, वर्ण प्लस इक जुड़ेगा तो क्या होता है, वर्णिक होता है, ना कि वर्णिक होता है। तो सही शब्द क्या होगा, वर्णिक होगा, ठीक, वर्णिक होगा। जैसे समाज प्लस इक जोड़ सामाजिक होता, तो बड़े आ की मात्रा पहले अक्षर में लेकर आती है, उसी प्रकार से वर्णिक ना होकर के वर्णिक होना चाहिए, ठीक है। अगर शुद्ध वर्तनी में आता तो वर्णिक कहेंगे, ठीक। चलिए, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको बोलते हैं असूर्य पश्चा दोस्तों, क्या, असूर्य पश्चा दोस्तों। तो डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, जो हमेशा रहने वाला हो दोस्तों, जो हमेशा चलता रहे उसे हम क्या बोलते हैं, शाश्वत बोल देते हैं। आपको पता है कि भैया शाश्वत क्या होता है, जो हमेशा एक जैसा ही बना रहे दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, शाश्वत। और आपको बता दें कि शाश्वत का बहुत बार विलोम शब्द पूछा गया, तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है, नश्वर होता है या फिर क्षणिक होता है, ठीक है। नश्वर या फिर क्षणिक होता है, जो क्षण भर रहे। शाश्वत में हमेशा रहने वाला, और क्षणिक मतलब क्या होता है, क्षण भर रहे, ठीक है। तो 34 का ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अब देवर का तत्सम शब्द क्या होता है, देवर का होता है दोस्तों द्विवर, क्या, द्विवर दोस्तों, देवर को बोलते हैं। और ससुर होता है ससुर का दोस्तों, क्या, ससुर, ठीक है। वत्स किसका होता है, तो बच्चा या फिर बछड़े का होता है दोस्तों, ठीक है। सौभाग्य क्या होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, ठीक। तो इस तरह से बहुत सी चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर, नीचे दिए गए तत्सम तत्वों शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, क्या त्रुटिपूर्ण है। क्षीर खीर, घृत घी, दुग्ध दूध और दही दधि होता है दोस्तों। तो हमें यही समझ में आएगा कि दही का सही नहीं है दोस्तों, दधि होता है ना। चलिए, ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है, वक्र। ऋजु मतलब सीधी रेखा, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। चलिए, अब देखिए 38 से 40 यानी 3 क्वेश्चन हम इसमें छांटेंगे इसमें से, और उसका आंसर तब हम देंगे। तो इसको पढ़िएगा ध्यान से। चलिए, हम आराम आराम चाहते हैं, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप पुश करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके हम आराम आराम से देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा है नहीं ये सिलेबस इसका, वो गद्यांश, ठीक है। इसको आप पीछे पुश करके भी देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसके हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हर दम वह दूसरों की स्थिति में अपनी स्थिति की तुलना करते रहें, या फिर निराश होने का समय नहीं मिलता, या क्रोध करने से बचे रहने का अवसर मिलता है, या फिर किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। तो हमारा 38 का अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा कि इतनी फुर्सत। अगर भैया जो अपनी उन्नति में के प्रयास में लगे रहेंगे दोस्तों, उसको इतनी फुर्सत ही नहीं रहती कि हरदम वह दूसरे की स्थिति में से अपनी स्थिति की तुलना करते रहे। तो बिल्कुल सही है भाई। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपने प्रयास में लगे हुए हैं निरंतर, तो आपको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कोई तुलना करने की स्थिति नहीं बनेगी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आप हालांकि आपको उसे छांट देना है, वैसे ये आप एक मतलब स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 39 नंबर क्या है कि किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, या उस पर क्रोध नहीं करते हैं, या उससे बदला लेने की भावना को जन्म देने लगते हैं, या फिर उससे घृणा करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा कि उससे हम घृणा करने लगते हैं दोस्तों। ये आपका इसी से मिल रहा है, मतलब क्या कि इसी सारांश आपको पैराग्राफ से मिल जाएगा इसका आंसर। देखिए, इसको हम दिखा भी देते हैं आपको कि कहाँ से इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, हम फिर से आते हैं। देखिए, इससे बात का आभास होता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, दूसरे को ईर्ष्या करते देखकर उससे हम भी घृणा करने लगते हैं ना, तो इस दूसरे ईर्ष्या का फल भोगकर उस पर क्रोध होता है। तो इसका मतलब है कि हम अगर किसी से करते हैं तो हम पे भी ईर्ष्या होने लगती है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 40 नंबर क्वेश्चन। ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से ईर्ष्या की जाए, या फिर ईर्ष्यालु को दंडित किया जाए, या फिर आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए दोस्तों, या फिर ईर्ष्यालु को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए दोस्तों। तो अगर देखिए, ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या होगा कि हम भैया आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए दोस्तों, अपने काम में लग जाए, यही सबसे बड़ा वो हो जाएगा, ठीक। तो हमारे 40 क्वेश्चन हो गए हैं। हमने एक क्वेश्चन 39 क्वेश्चन करवाए थे, जो कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी है, ठीक है। तो वो आप बता दीजिएगा। और दोस्तों, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैराथन हिंदी की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप अच्छे से हिंदी पढ़ सकते हैं, या बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी। आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाइए। और आपको अगर अच्छा लगा दोस्तों, तो हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आते रहते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।